Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to IQ Tab. So let's start with the Hindu newspaper analysis for 1st of December. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab official. आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी. Now first of all, let's try to understand कि आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम कौन-कौन सी चीज़ें कवर करेंगे. First will be about the 12 राज्यसभा MPs who have recently been suspended. इसके बारे में डिटेल न्यूज़ आपको कल के न्यूज़पेपर डिस्कशन में मिल जाएगा. Now the second news will be about the Indian economy, how it has grown to 8.4% in the second quarter. Third will be about Omicron and how it does not escapes RT-PCR and rat test. So it is very important for us to increase our surveillance and testing mechanisms. Fourth will be about vaccine hesitancy. Now these two topics are interrelated. Now the fifth topic will be about that Supreme Court has recently said that we cannot wait forever for Vijay Mallya to come back. Right, and it has set a date of 18 January. That will be a date on which the final decision of Vijay Mallya will be taken. And the last news that we'll discuss will be about Judges Bill that has recently been brought. It is an amendment bill and it has recently been proposed. It has not yet been finalized. So we'll talk about this also in detail. Now let's move on to the first topic that we have to discuss. It is about the 12 MPs who have been suspended in Rajya Sabha recently. Now the problem arose on 11th of August 2021 जब क्या हुआ था कि कुछ ऐसे राज्यसभा के एमपीज थे जिन्होंने काफी मिसकंडक्ट कॉज किया था राज्यसभा के अंदर. वहां पर ऐसा देखा गया था एक शांता छेत्री नाम की एक एमपी थी जिनके गले के अंदर एक लूप बनाकर कुछ स्कार्फ वगैरह डाल दिया गया था एंड उसके बाद काफी पूरे हाउस के जो वेल होता है ना, हाउस का जो वेल होता है उसके अंदर काफी स्टॉर्मिंग की गई थी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउस का वेल क्या होता है. देखिए, दिस इज अ हाउस, ठीक है. यहाँ पर जो है स्पीकर बैठते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर साइड. जो रूलिंग पार्टी होती है वो बैठती है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो अपोजिशन पार्टी होती है वो बैठती है. ओके, नाउ आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर प्लेस जो कि स्पीकर के बिल्कुल सामने होता है, दिस इज कॉल्ड एज द वेल ऑफ द हाउस और इसी में सारा का सारा रकस क्रिएट होता है. इस फोटो में आप देख सकते हैं दिस इज द स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है. एक पार्टी यहाँ बैठती है, एक पार्टी यहाँ बैठती है एंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू कैन सी दिस इज द वेल ऑफ द हाउस और यहीं पे सारे के सारे प्रोटेस्ट वगैरह कॉज किए जाते हैं. नो देखिए, यहाँ पर ऐसा भी देखा गया था कि बहुत सारे एमपीज ने दे स्नैच्ड, टोर एंड थ्रू पेपर्स इन द हाउस. ठीक है, जो भी बिल के पेपर्स वगैरह थे उन्होंने उसको फाड़ के फेंकना स्टार्ट कर दिया. यहाँ तक कि जो चेयरमैन के जो आसपास जो पेपर्स वगैरह रखे होते हैं उसको भी उन्होंने स्नैच करके एंड फोल्डर्स वगैरह को इधर से उधर फेंकना स्टार्ट कर दिया. सो दिस वॉज अ ग्रॉस मिसकंडक्ट दैट हैड हैपेंड ऑन 11th of August. नाउ माइंड यू दैट 11th of August was the last day of monsoon session. Point was कि ऑल्दो ये लास्ट डेट होना नहीं था बट इसके बाद क्या हुआ, एक फाइनल अग्रीमेंट नहीं बैठ पाया रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी है और उसके बीच में. इसके कारण 11th अगस्त के बाद जो जितने भी डेट्स थे उन सबको एडजर्न कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया. नाउ देयर वाज आल्सो एमपी जो कि वहाँ पे एलईडी टीवी जो था जो कि चेयरमैन के जस्ट लेफ्ट साइड में था उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रकस क्रिएट किया था. इसके अलावा एक मेल मार्शल जो वहाँ पर थे उनको मैन हैंडल किया गया था और उनको चोक करने की कोशिश की गई थी. इसके अलावा एक लेडी मार्शल को भी शी वॉज पुल्ड एंड ड्रैग्ड. ठीक है, सो दिस वाज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, इसलिए कुछ एक्शन लेना जरूरी था. दैट्स व्हाई व्हेन द विंटर सेशन स्टार्टेड यस्टरडे व्हाट हैपेंड वाज दैट द स्पीकर, ठीक है, स्पीकर ऑफ द राज्यसभा दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही डिसाइडेड टू सस्पेंड 12 एमपीज. ठीक है, नाउ ओके, इसको समझते हैं कि क्या हुआ. हमने जैसा समझ लिया कि वो मानसून का लास्ट डे था. अभी राज्यसभा जो फिर से जब वहाँ पर वापस आई है तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है 12 एमपीज को जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर दैट अनरूली बिहेवियर ऑन दैट पर्टिकुलर डे. नाउ अपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट कर रहा है. नाउ दे आर सेइंग कि ये जो है दिस हैज बीन अगेंस्ट द रूल ऑफ द हाउस. जो मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस के लीडर है यानी कि जो अपोजिशन पार्टी के लीडर है, वो ये बोल रहे हैं कि जो अभी सस्पेंड किया गया है इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ द हाउस. ये जो पॉइंट बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिस दिन प्रॉब्लम क्रिएट होगी आप उसी दिन उनको सस्पेंड कर सकते हो. सो दैट वाज एक्चुअली 11th of August and that had to be the last day. जैसे हमने बात किया that was the last day of the monsoon session. So अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को आपको सस्पेंड करना भी है तो आप उसको सिर्फ उसी सेशन के लिए सस्पेंड कर सकते हो, राइट. तो इसके हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि अगर आपको सस्पेंड करना भी है तो आप उसको सिर्फ मॉनसून सेशन के लिए ही सस्पेंड कर सकते थे, विंटर सेशन के लिए सस्पेंड नहीं कर सकते थे बिकॉज दैट वाज ऑट टू बी द नेक्स्ट सेशन. बट वेंकैया नायडू सर ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था. ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ और ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. नाउ रूल से बोलता है दैट द हाउस इज द मास्टर ऑफ इट्स प्रोसीजर, यानी कि राज्यसभा विल इटसेल्फ डिसाइड कि वो कैसे कंडक्ट करना चाहता है खुद को. ठीक है, तो वो खुद ही अपना मास्टर है एंड द प्रोसीजर इज रेगुलेटेड बाय इट्स स्पीकर और चेयरमैन. तो लोकसभा के केस में स्पीकर एंड राज्यसभा के केस में चेयरमैन, दे आर द फाइनल डिसीजन जो कि मतलब दे आर द फाइनल बॉडी जो कि फाइनल डिसीजंस लेंगे. इनके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं है एनीवे, कहीं पर भी जाकर आप इनके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हो. सो इफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही डिसाइडेड टू सस्पेंड 12 एमपीज, दैट decision has to be respected and that decision is final. ठीक है, you cannot just go against it.
नाउ देखिए, हाउस कैन पनिश इट्स मेंबर्स और एनी आउटसाइडर फॉर ब्रिंगिंग डिसरिप्यूट टू द लेजिस्लेचर, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर अगर आप किसी भी तरीके से डिसरेपुटेशन लेकर आते हो, उसकी रेपुटेशन को कम करते हो, तो आपको पनिश किया जा सकता है। नो द पावर ऑफ द हाउस इंक्लूड्स पावर टू सस्पेंड अ मेंबर फॉर अटेंडिंग अ सिटिंग फॉर अ डे, या तो एक दिन के लिए भी उसको मतलब सस्पेंड किया जा सकता है, या फिर पूरे के पूरे सेशन के लिए भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो यही जो अपोजिशन की पार्टी है वो यही कह रही है कि अगर प्रॉब्लम लास्ट सेशन में हुई थी तो आपको लास्ट सेशन के लिए उसको सस्पेंड करना चाहिए था, आप न्यू सेशन में सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। बट अगेन दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इटसेल्फ। नाउ द सस्पेंशन नोटिस ने ये 12 एमपीज का जो बोला है वो रूल 256 ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द राज्यसभा के बेस पे बोला है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड है कि किसी भी पर्टिकुलर एमपी या फिर एमएलए को अगर हाउस से बाहर निकालना है या फिर हाउस में वापस एडमिशन देना है किसी भी तरीके से, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ नहीं है। इट इज रिटन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा का जो रूल ऑफ प्रोसीजर है उसके अंदर प्रॉपर्ली मेंशन्ड है कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर एमपी को सस्पेंड कर सकते हैं या फिर उनको वापस एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, देखिए रूल 256 के अंदर टोटल 2 क्लॉजेस हैं। फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है कि द चेयरमैन ऑफ द हाउस ही मे इफ ही डीम्स नेसेसरी, अगर उससे सही लगे तो वो किसी पर्सन का नेम ले सकता है जो डिसरिगार्ड कर रहा है अथॉरिटी ऑफ द चेयरमैन। ठीक है, जो चेयरमैन की अथॉरिटी को डिसरिगार्ड करना चाह रहा है या फिर जो भी उस पर्टिकुलर हाउस की वैल्यू को डाउन करना चाहता है उसका नेम ले सकता है। सो 256 क्लॉज 1 में क्या बोलता है कि सिर्फ नेम लेना है। 256 क्लॉज 2 में क्या बोलता है अगर उस पर्सन का नेम ले दिया गया है चेयरमैन के द्वारा तो उसके बाद क्या होगा, चेयरमैन जो है ही शैल फोर्थविट पुट द क्वेश्चन ऑन अ मोशन। ठीक है, उसके बाद वो एक मोशन पास करने की कोशिश करेंगे, मतलब एक मोशन प्रपोज करेंगे हाउस के सामने, जहां पर उस पर्टिकुलर मोशन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता। अगर चेयरमैन ने बोला है कि दीज आर द क्लॉजेस ऑफ द मोशन, उसके बाद उस पर्टिकुलर मोशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता। मतलब ऐसा वोटिंग वगैरह नहीं होगी वहां पर कि नहीं इसमें ये चेंजेस कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर कोई भी एडजर्नमेंट नहीं होगा, मतलब उस टाइम वो हाउस बंद नहीं होगा और ना ही उस पर्टिकुलर चीज पे कोई डिबेट होगा। या तो आपको उस मोशन को एक्सेप्ट करना है, यस या फिर नो, दैट्स इट। आप इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, सो यहां पर क्या होता है, जब क्लॉज 2 के अंदर लिखा हुआ है कि मेंबर का जब नेम ले दिया गया है उसके बाद वो जो पर्टिकुलर चेयरमैन है वो इसको मोशन में डालेंगे। ठीक है, इसको मतलब मोशन प्रपोज करेंगे, उसके बाद दैट द मेंबर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस, ये मोशन होगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन को सस्पेंड कर दो। नाउ इसके अंदर पीरियड भी डिसाइड करेंगे जो चेयरमैन होंगे वही, कि कितने दिनों के लिए सस्पेंड करना चाहिए। नाउ दैट शुड नॉट एक्सीड द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो एक सेशन के लिए कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द काउंसिल, यानी कि जो हाउस है, जो जैसे राज्यसभा है, वो किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम बाय अ मोशन वो एक और मोशन लेके आ सकते हैं राज्यसभा, जहां पर उस पर्टिकुलर सस्पेंशन को बंद कर सकती है, खत्म कर सकती है, यानी कि जिस जिस पर्सन को सस्पेंड किया गया था उसको वापस ला सकती है। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है कि जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, वो ऑल दो देखिए ना ही वो डायरेक्टली किसी को सस्पेंड कर सकते हैं, वो प्रपोज कर सकते हैं कि मैं उनको सस्पेंड करना चाहता हूं, उसके बाद इट इज ऑन द हाउस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हाउस उस पर्टिकुलर मोशन को एक्सेप्ट करता है या नहीं। अगर हाउस उस पर्टिकुलर मोशन को एक्सेप्ट कर लेता है देन दोस पर्सन विल बी सस्पेंडेड इमीडिएटली। उसके बाद लेकिन जब उनको वापस बुलाना होगा, अगर किसी का सस्पेंशन को टर्मिनेट करना है, यानी कि खत्म करना है, तो वहां पर जो राज्यसभा के चेयरमैन है उनका कोई भी रोल नहीं होता है। दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द हाउस इटसेल्फ। ठीक है, जो राज्यसभा होगा वो खुद ही चाहे तो अपने हिसाब से एक मोशन ला सकता है जहां पर उस पर्टिकुलर सस्पेंशन को टर्मिनेट कर सकता है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इट हैज हैपेंड लॉट मेनी टाइम्स। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के अंदर ये बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मेंबर्स को सस्पेंड किया जाता है, उनको उसके बाद उनको वापस लाया जाता है। So you just need to understand कि पहली बार नहीं हुआ है। Okay, so this was about the first topic. Now let's move on to the next topic. Now this is the very positive news for India that India का इकोनॉमी है it has grew to 8.44% in second quarter. Now उसको समझते हैं। देखिए स्ट्रेंथन हुआ है, आपको जैसा पता है कि जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है इट स्टार्ट्स इन अप्रैल, तो अप्रैल मई जून, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर बनता है, देन जुलाई टू सितंबर, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड अगेन जनवरी फरवरी मार्च। दीज आर द 4 क्वार्टर्स दैट आर इन इंडियन इकोनॉमी। तो जो हमारा सेकंड क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर, रिसेंटली उसके अंदर काफी स्ट्रेंथनिंग देखी गई है, जहां पर हमने 8.4% से ग्रो किया है। देखिए अब ये जो जितना भी एस्टिमेट्स, जितने भी कंपैरिजन वगैरह लिए जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे एक साल पहले, मतलब लास्ट ईयर इस जून से सितंबर के पीरियड में जितना भी ग्रोथ हुआ था उसके कंपैरिजन में हमने 8.44% ग्रो किया है। दिस हैज नॉट बीन विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट क्वार्टर, ऐसा नहीं है पिछले क्वार्टर से हम इसको कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं लास्ट ईयर जो इस सेम पर्टिकुलर पीरियड में था, यानी कि जून से सितंबर के बीच में था, उससे हमने 8.4% ग्रो किया है। नाउ दिस हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट पेस अमंग द ऑल द मेजर इकोनॉमीज, जितने भी मेजर इकोनॉमीज है वर्ल्ड की उसमें से सबसे फास्ट ग्रो करने वाली कंट्रीज में से इंडिया भी रिसेंटली सेकंड क्वार्टर में बन गया है। नाउ अगर हम बात करें पास्ट ईयर में सेम पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि जून सितंबर के बीच में हम 7.4% कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब हम -7.4% पे चल रहे थे। ठीक है, इसको भी हम ग्राफ के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे।
बट उससे पहले आपको ये देखना है कि अभी जो हमने रिसेंटली ग्रोथ अचीव किया है, यानी कि जो 8.4% का जो ग्रोथ अचीव किया है, दैट हैज बीन मल्टी डायमेंशनल। वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से नहीं किया है, और वो इट इज बेटर देन एक्सपेक्टेड। देखिए, हमने बहुत सारे रीओपनिंग गेन्स किए हैं, मतलब कि बहुत सारे बिजनेस जो बंद हो गए थे उसको फिर से रीओपन करने पर जो प्रॉफिट्स वगैरह आए हैं, मतलब उसका ही ये रीजन है। इसके अलावा डिमांड काफी इंप्रूव हुआ है। इसके अलावा फार्मिंग का आउटपुट काफी इंक्रीज हुआ है, उसके कारण फार्मर्स के कारण जो पैसे बढ़े हैं उसके कारण भी हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा हमने पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज की है गवर्नमेंट ने हमारे, ठीक है। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है उसको भी फिर से रीस्टार्ट मिला है। देखिए, बहुत सारे आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर है ऑलमोस्ट बंद हो गई थे बिकॉज ऑफ कोविड एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ठीक है। उसको फिर से रीस्टार्ट किया गया है and उसके कारण ये मेन रीजन हुए जिसके कारण हमने इतने अच्छा इस बार सेकंड क्वार्टर में इतना अच्छा ग्रो किया है। देखिए, इससे पहले जो अप्रैल से जून का पीरियड था 2021 में, जो फर्स्ट क्वार्टर था, उसके अंदर भी इंडिया ने एक इंप्रेसिव ग्रोथ शो किया था, जब हमने 20.1% से ग्रो किया था, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। जो फर्स्ट हमने जो अभी क्वार्टर किया था उसमें हम 20% से ग्रो कर रहे थे, एंड सेकंड क्वार्टर में हमने 8% से ग्रो किया था। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 20% का ग्रोथ का ये मतलब नहीं है कि हम वी वर डूइंग इमेंसली वेल, कि हमने सारे के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट वाज इन कंपैरिजन कि उस पर्टिकुलर टाइम में हम लास्ट ईयर कहां पर थे। अभी हम उसको चेक करेंगे। देखिए, सेम पर्टिकुलर टाइम यानी कि अप्रैल से जून में लास्ट ईयर हम -24% के आसपास थे, ठीक है। सो -24% के आसपास हम गिर गए थे, मतलब बिकॉज ऑफ कोविड। उसके कारण जब हम इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को अभी के साल से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इतना अच्छा ग्रोथ मतलब अचीव किया था, बिकॉज उस टाइम हम -24% थे, और इस बार हमने इसके हिसाब से काफी अच्छा किया, इसलिए हम 20% के आसपास पहुंच गए हैं, ठीक है। सो दैट वाज इन क्वार्टर वन, और क्वार्टर टू के अंदर भी हमने सेकंड मतलब लगातार 2 बार हमने पॉजिटिव ग्रोथ किया है, मतलब अचीव किया। इससे पहले भी हम लगातार पॉजिटिव ग्रोथ अचीव कर रहे थे। इसको हम ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स का ग्राफ है, सो इट इज टोटली रिलायबल। देखिए, 2019 और 2020 का देखिए हम, जिस टाइम कोविड मतलब सेकंड फेज में आना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम क्वार्टर वन में देखिए हम 5.4 से ग्रो कर रहे थे, एंड लास्ट क्वार्टर तक आते आते हम 3% के आसपास मतलब नीचे गिर चुके थे। नाउ दिस वाज द पीरियड 2020 एंड 21, दिस वाज द पीरियड जब कोविड ने अपना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे। तो आप फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में देखिए, यहाँ पर -24% के आसपास हम पहुंच गए थे। हमारी इकॉनमी बिल्कुल बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, ठीक है। नाउ देखिए, अगर हमारी इकॉनमी बंद हो गई थी फर्स्ट क्वार्टर में, तो सेकंड क्वार्टर में भी हमारी इकॉनमी ऑलमोस्ट डाउन थी। उसके कारण हम सेकंड क्वार्टर में भी ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाए, एंड इट वॉज -7.4%, ठीक है। यानी कि हमारी जीडीपी लगातार दो क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्ट हुई थी यहाँ पर। देन फाइनली थर्ड क्वार्टर में जाकर हमने थोड़ा सा रिकवर किया एंड 0.5% पे पहुंचे, एंड फोर्थ क्वार्टर तक पहुंचते पहुंचते हम 1%, मतलब हार्डली हम 1% अचीव कर पाए, ठीक है। नाउ दिस वाज 2020 के फाइनेंशियल ईयर की, 2020 एंड 21। अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें और कंपेयर करना स्टार्ट करें, देखिए जो फर्स्ट क्वार्टर जो हमने -24% अचीव किया था फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, इस साल देखिए इसके कंपैरिजन में -24% के कंपैरिजन में हमने इस बार 20% कंपेयर किया, मतलब 20% इंप्रूव किया। मतलब अगर हम -24% डाउन जा रहे थे, तो इस बार हमने 20% मतलब 20% इंक्रीज किया, ठीक है। सो ये इसका मतलब है। एंड सेकंड क्वार्टर में देखिए, अभी के टाइम मतलब सेम पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम पर्टिकुलर अभी क्वार्टर में हम लास्ट ईयर काफी नीचे जा रहे थे -7.4% में, और इस बार फाइनली हमने 8.4% अचीव किया है। मतलब कंपेयर टू -7.4 हमने काफी अच्छा किया है, यानी कि 8.4% हमने अचीव किया है। तो आई होप आपको यहाँ का मतलब एग्जैक्ट मैकेनिज्म समझ आ गया हो कि एग्जैक्टली हमने जीडीपी काफी इंक्रीज तो किया है, बट इट हैज बीन एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर जो हमारा मतलब ग्रोथ बहुत कम था उसके कंपेयर में है। तो इट इज नॉट टू मच, बट येस वी आर ऑन द राइट ट्रेजेक्टरी, हम अच्छे मतलब ट्रैक पे चल रहे हैं। हमें इसी पर्टिकुलर ट्रैक पे मूव करना होगा ताकि हम और बेटर और स्पेशली हम डबल डिजिट ग्रोथ पोटेंशियल को अचीव कर सकें। लाइक दिस 20% के आसपास हमें लगातार इसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव करना होगा ताकि हम फिर से अपनी इकॉनमी को बैक ऑन ट्रैक ला सकें। और देखिए, अगर 2019 और 20 के बीच में जिस टाइम कोविड जस्ट आना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम अगर फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट हाफ ईयरली था, उस टाइम देखिए हम 71 लाख करोड़ का हम जीडीपी मतलब प्रोड्यूस कर रहे थे। नेक्स्ट ईयर 2020-21 के बीच में जब कोविड आ चुका था, यानी कि दीज 2 ईयर जब हमने लगातार हम डाउन में गए थे, यानी कि -24% और -7% के आसपास गए थे। देखिए 71% से डायरेक्टली हम नीचे गिर गए थे अराउंड 59 करोड़ के आसपास में, ठीक है। 59 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए थे। उसके बाद जब हम 2021 एंड 2022 की बात करते हैं, देखिए ये पर्टिकुलर जो हमने फिर से इस बार फिर से ग्रोथ को अचीव करना स्टार्ट किया है, तो वी हैव इंक्रीज फ्रॉम 59% टू 68%। जैसा आप देख सकते हैं, अभी तक हम प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, ठीक है। हम कोशिश करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं।
और ये कोशिश हमें लगातार करते रहना है। क्वार्टर टू की बात करें, देखिए जो हम अभी हम जिसको डिस्कस कर रहे थे, हमें 8.4%, रिसेंटली हमने 35 लाख करोड़ का जीडीपी मतलब प्रोड्यूस किया है। सो दैट इज अ गुड थिंग, वी आर एटलीस्ट डूइंग बेटर देन द लास्ट ईयर। हम जितना कर रहे थे उससे हम बेटर कर रहे हैं। सो बस हमें इसी पर्टिकुलर ग्रोथ के साथ चलते रहना है, ताकि हम इंडिया को डबल डिजिट ग्रोथ के ऊपर लेके जा सके। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि रिसेंटली कोविड का थर्ड वेव की वार्निंग्स वगैरह इशू हो गई हैं बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट, राइट। ओमिक्रॉन के कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब यहाँ पर हमें इस चीज को मेंटेन करना जरूरी है कि दिस ओमिक्रॉन वेरिएंट डज नॉट अगेन अफेक्ट्स आवर इकोनॉमी, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट दो वेव्स दोनों में ही हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई थी, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारी इकोनॉमी इस पूरे इस आप एक साल देख सकते हैं, एक साल तक हमारी पूरी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन रही थी। हमें कोशिश करनी होगी कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड जो प्राइमरी मार्केट है उसमें किसी भी तरीके का कोई रकस क्रिएट ना हो। तो हम गवर्नमेंट को इंडिविजुअल्स को सेफ्टी प्लस इकोनॉमी दोनों को साथ में ध्यान लेकर चलना होगा। नाउ आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द ओमिक्रॉन। नाउ रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है जिसके अंदर ये बोला गया है कि ओमिक्रॉन जो है वो आरटीपीसीआर और रैट टेस्ट दोनों से ही स्केप नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर दोनों ही में से कोई भी टेस्ट अगर हम लोगों का करें तो हमें पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है या नहीं। नाउ आरटीपीसीआर टेस्ट और रैट टेस्ट के बारे में पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है? आरटीपीसीआर इज अ वेरिएशन ऑफ पीसीआर टेस्ट। पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जो है, ये देखिए ऑल्दो पीसीआर टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट एक्जैक्टली सेम होते हैं, बस एक फर्क होता है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है ना उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब हम किसी डीएनए को आरएनए के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम डीएनए से आरएनए कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ डीएनए। बट अगर उसका रिवर्स कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम आरएनए से डीएनए को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज आरटी, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, ठीक है। तो बस यही फर्क होता है। इससे क्या होता है, कोई देखिए वायरस के अंदर आरएनए होता है, जैसा हमें पता है कि वायरस के अंदर आरएनए होता है। अगर हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दे तो उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्ली हम देख सकते हैं, डिटेल में ज्यादा चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है किसी भी मतलब पीसीआर टेस्ट करने से पहले, दैट इज कॉल्ड एज आरटीपीसीआर टेस्ट। और जो सेकंड टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज रैट, यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये तब काम आता है जब कोई पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक हो और हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए हो। जैसे हमें पता है आरटीपीसीआर का टेस्ट जो है उसको रिजल्ट देने में थोड़ा टाइम लगता है, अराउंड 24 आवर्स का टाइम लगता है। पर जो रैट टेस्ट है यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट है, इट कैन प्रोवाइड रिजल्ट इन जस्ट 30 मिनट्स। ऑल्दो ये मतलब रिजल्ट तो आपको सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर प्रोवाइड कर सकता है, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड दैट एक्यूरेट। मतलब ये इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं माना जाता है। एंड स्पेशली बिकॉज कि जितने भी वाइटल प्रोटीन्स है जो कि कोविड के अंदर है उसको प्रॉपर्ली रीड आउट नहीं करता है, ठीक है, प्रॉपर्ली चेक नहीं करता है, स्पेशली एट द इनिशियल स्टेजेस, ठीक है। उसी कारण क्या होता है, ये उसको मिस कर देता है। उसी कारण जो उसके रिपोर्ट्स हैं, ऑल्दो उस पर भरोसा किया जा सकता है, बट इट इज नॉट एज इफेक्टिव एज इट इज एज इन द केस ऑफ आरटीपीसीआर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। बट द गुड थिंग इज दैट ओमिक्रॉन जो है, दैट दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इट कांट एस्केप, नीदर इट कैन एस्केप आरटीपीसीआर नॉर कैन इट एस्केप रैट, ठीक है। ना ही रैपिड एंटीजन टेस्ट से दूर जा सकता है, ना ही आरटीपीसीआर से, यानी कि दोनों ही में से आप कोई भी टेस्ट करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज इन्फेक्टेड फ्रॉम ओमिक्रॉन वेरिएंट। नाउ इसीलिए जो सेंटर है यानी कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने उसने रिसेंटली एडवाइस किया है द स्टेट गवर्नमेंट्स को कि यू शुड रैंप अप द टेस्टिंग, यानी आपको टेस्टिंग को इंक्रीज करना है ताकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सके किसी भी पर्टिकुलर केस का जो भी पर्सन ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है, ठीक है। ओके इसके बाद देखिए स्टेट्स को ये भी बोला गया है कि जितने भी प्रायोरिटाइज्ड पर्सन है, जो भी स्पेशली जो ऐसे पैसेंजर्स है जो कि एट रिस्क कंट्रीज से आ रही हैं, याद है कल हमने आपको प्रॉपर्ली एट रिस्क कंट्रीज के बारे में बताया हुआ था कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने टोटल 12 कंट्रीज का ऐसा अभी तक लिस्ट बनाया है जो कि एट रिस्क है, जहां पर ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो ऑलरेडी आ चुका है। सो ऐसे ही पर्टिकुलर जो स्टेट्स हैं, ऐसे पर्टिकुलर जो कंट्रीज हैं, वहां से जो भी लोग आएंगे उनका टेस्टिंग जरूर करना है, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर एडवाइजरी वगैरह गाइडेंस वगैरह इशू की जा चुकी है। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि हमें साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि वैक्सीनेशन कवरेज को लगातार इंक्रीज करना होगा, साथ ही कोविड को प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर्ली एंड कोविड के बिहेवियर को प्रॉपर्ली हमें फॉलो करना होगा ताकि हम इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट को स्प्रेड होने से रोक सकें। एंड साथ ही साथ हमें मास गैदरिंग को अवॉइड करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हो, ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को इंक्रीज होने का टाइम ना मिले और ये जल्दी जल्दी सप्रेस हो जाए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। नाउ दिस इज द पीआरएस जो है, जो हमारा पीआरएस होता है, पीआईबी जो है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इसने क्या बोला है। द स्टेट्स को एडवाइस किया गया है कि आपको टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग, ये तीन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है प्रॉपर्ली। एंड ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इट कैन नॉट एस्केप आरटीपीसीआर एंड रैट टेस्ट, ठीक है, इसलिए हमें टेस्टिंग को इंक्रीज करना जरूरी है। स्टेट्स को यहाँ पर स्ट्रिक्टली विजिलेंस करना बहुत जरूरी है, जहां जहां पे क्लस्टर या फिर हॉटस्पॉट्स फॉर्म हो रहे हैं। हॉटस्पॉट्स का मतलब होता है ऐसे एरिया जहां पे एक छोटे से स्पेस में ज्यादा केसेस वगैरह कवर होने लगे, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज अ क्लस्टर और अ हॉटस्पॉट एरिया। ऐसे एरिया में हमें अगर टाइमली इस चीज को रोकना है तो हमें जल्दी से जल्दी इन एरियाज को, क्लस्टर्स को और हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट इट हैज ऑल्सो बीन टॉक्ड कि
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमें हमारे पास अभी रेडी, देखिए जब सेकंड वेव ऑफ कोविड आया था तो हमें कोविड आने के बाद पता चला कि जो हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई है वो बहुत कम है, हमारे पास प्रॉपर इंफ्रा नहीं था कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज कर सकें। यहाँ पर हमें पहले से ही रेडी होने की जरूरत है कि अगर हम किसी तरीके से कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर अवेलेबिलिटी या फिर किसी भी चीज़ में, ड्रग्स वैक्सीन किसी भी चीज़ में जो कमी है उसको हमें पहले से ही कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा कोई भी पर्सन, अगर ऐसा पर्सन पाया जाता है कि जो कि मतलब जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से अफेक्टेड है, उसके जो उसका जो भी सैंपल होगा उसको जल्दी से जल्दी इंसाकॉग के लैब में भेजना होगा, ताकि उसकी जीनोम सिक्वेंसिंग की जा सके और पता लगाया जा सके कि क्या ये ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है या फिर एक नॉर्मल जो डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड था उससे अफेक्टेड है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हर घर दस्तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, जो कि डोर टू डोर जाकर वैक्सीन कवरेज वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। जो पर्सन, ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया उनको फर्स्ट डोज दिया जा रहा है, और ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन ले ली है फर्स्ट डोज उनको सेकंड डोज लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और उनको घर जाकर दिया जा रहा है। इसको इंक्रीज कर दिया गया है रिसेंटली टिल 31 दिसंबर। ठीक है, ये पहले अभी खत्म होने वाला था, बट इसको रिसेंटली 31 दिसंबर 2021 तक के लिए इसको रिलीज मतलब इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि एक महीने तक इसको इंक्रीज कर दिया गया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैक्सीन हेजिटेंसी। ठीक है, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होता है। नाउ इट इज अ डिले इन एक्सेप्टेंस और अ रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन। अगर कोई पर्सन, देखिए अगर वैक्सीन अवेलेबल हो इसके बावजूद अगर कोई पर्सन उसको लेने से मना कर दे या फिर बोले कि बाद में लूंगा, अगर डिले करे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्सीन हेजिटेंसी। मतलब ही इज हेजिटेंट, मतलब वो बिल्कुल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है वैक्सीन लेने के लिए। नाउ द टर्म कवर्स आउटराइट रिफ्यूजल। अगर कोई पर्सन डायरेक्टली मना कर रहा है, ठीक है, कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, या फिर वैक्सीन को डिले कर रहा है, या फिर अगर कोई पर्सन वैक्सीन एक्सेप्ट तो कर रहा है बट वो अनसर्टन है अबाउट देयर यूज, मतलब लेकर रख ले रहा है अपने पास। जैसे कोविड में तो ऐसा नहीं हो सकता, बट बहुत सारे ऐसे वैक्सीन वगैरह होते हैं जहां पर आप उसको लेकर रख सकते हो और जब जरूरत पड़े तब आप उसको यूज कर सकते हो। तो ऐसे केसेस में भी अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी वैक्सीन को लेकर अपने घर में रख रहा है बट उसको यूज नहीं कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेजिटेंसी। या फिर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कुछ वैक्सीन को यूज कर रहा है बट बाकियों को यूज नहीं कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्सीन हेजिटेंसी। तो ये चार चीजें आती हैं वैक्सीन हेजिटेंसी के अंदर। नाउ केरला का जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की बहुत जरूरत है। इसलिए उन्होंने बोला है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कोविड वैक्सीन नहीं लेगा या फिर जो हेजिटेंट है बहुत ज्यादा, जो शो कर रहा है कि हमें वैक्सीन नहीं लेना है, ही विल नॉट बी प्रोवाइडेड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट एट एनी ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर उसको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जब तक कि वो कोविड वैक्सीनेशन ना ले ले। अगर वो इन्फेक्ट हो भी गया कोविड से, उसके बावजूद उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, मतलब इलाज नहीं होगा। देखिए आपको ध्यान रखना है, ये नहीं बोला जा रहा है कि यहाँ पे इलाज नहीं कराया जाएगा, इलाज कराया जाएगा, बट दैट वुड नॉट बी फ्री। फ्री नहीं होगा, मतलब यू विल हैव टू पे फॉर योर ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके अलावा इट डिसाइडेड नॉट टू प्रोवाइड फ्री कोविड ट्रीटमेंट, स्पेशली अगर कोई, देखिए कोई अगर ऐसा पर्सन है जिसको जेन्युइनली हेल्थ रीजन है, जैसे कि आपको पता है कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने बोला था कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो कि कोविड से अफेक्टेड है उसको 3 महीने बाद, यानी कि 3 मंथ्स के बाद ही उसको वैक्सीन लेना चाहिए। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो डायबिटिक है या फिर ब्लड शुगर लेवल उसका काफ़ी इंक्रीज हो गया है, तो भी उसको थोड़ा टाइम, मतलब रोक कर, थोड़ा टाइम लेकर, जब उसका सिचुएशन नॉर्मल हो जाए उसके बाद ही उनको वैक्सीन लेना चाहिए। तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर जिसके पास जेन्युइन हेल्थ रीजन है कि जिसके कारण उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, तब तो ठीक है। बट अगर जस्ट बिकॉज ऑफ हेजिटेंसी अगर वो डिले कर रहे हैं, तो फिर उनको प्रॉपर फ्री ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि केरला के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि कोविड आरटीपी, जो भी पर्सन अभी तक वैक्सीन नहीं ले रखे हैं, उनको बोला गया है कि आपको अपने कॉस्ट पे वीकली बेसिस पे आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा और उसके रिजल्ट्स को टाइमली स्टेट गवर्नमेंट जहां पर भी रेगुलेट करेगी अथॉरिटी को, वहां पर जाकर आपको जमा कराना होगा। मतलब दिस इज कंडीशन, मतलब एक कंडीशन क्रिएट कर रहा है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको वीकली बेसिस पे आपको अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा और फिर जाकर आपको उसके रिपोर्ट सबमिट करने होंगे। नाउ माइंड यू कि एक पर्टिकुलर आरटीपीसीआर का कॉस्ट जो है इट इज अराउंड 900 रुपीज। ठीक है, 900 रुपीज पर टेस्ट। सो एक कॉमन मैन जो है ही विल थिंक ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग 900 रुपीज, मतलब वीकली, ऑन अ वीकली बेसिस, बिकॉज उसको बार बार कराना होगा। तो उससे ज्यादा बेटर होगा कि ही विल टेक वैक्सीन। और ताकि देखिए यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, बिकॉज ओमिक्रॉन वेरिएंट इतनी फास्ट तरीके से फैल रहा है कि अगर हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन नहीं लेंगे तो द पर्सन हु आर नॉट टेकिंग वैक्सीन दे माइट बिकम द कैरियर्स, राइट। तो हमें इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। नाउ इसके अलावा ऐसे टीचर्स भी जो कि वैक्सीन नहीं लेंगे, उनको स्कूल के अंदर अलाउ करने से मना कर दिया गया है। उनको फिर घर से ही अपने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेनी होंगी, बट दे कैन नॉट जस्ट गो टू स्कूल, बिकॉज वहाँ पे बच्चे ऐसे होने वाले हैं। बिकॉज देखिए बच्चों के लिए भी वैक्सीन कोई बनी नहीं है, तो दे हैव टू बी अनवैक्सीनेटेड, दे आर टू बी अनवैक्सीनेटेड। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट दोज ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नॉट टेकन वैक्सीन, स्पेशली बच्चे जिनके लिए वैक्सीन बनी ही नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे टीचर्स जिनके लिए वैक्सीन ऑलरेडी बन गई है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर
जस्ट बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग कि अभी वैक्सीन नहीं लेनी है, इसलिए हम बच्चों को रिस्क पे नहीं डाल सकते। बिकॉज हो सकता है कि टीचर एक कैरियर हो सकता है जिसके अंदर से कोविड स्प्रेड हो सकता है बच्चों के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द थिंग अबाउट वैक्सीन हेजिटेंसी। नाउ एक रिसेंटली एक रिपोर्ट मतलब पब्लिश हुई थी जिसके अंदर ये देखा गया था कि कुछ रीजंस ढूंढने की कोशिश की गई थी कि क्यों लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। द मेन रीजन दैट वाज फाउंड दैट इज, देखिए 58% लोगों के अंदर जो वैक्सीन नहीं लेने की जो रीजन थे दैट वाज कि साइड इफेक्ट्स अभी तक नोन नहीं है। उसके अलावा कुछ पर्सन ऐसे भी थे हु से कि इफेक्टिवनेस इसका पता नहीं है वैक्सीन का, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि करंट वैक्सीन में इवेट फ्यूचर कोरोना वायरस स्ट्रेन। जैसे देखिए अभी डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाया था, बट अभी यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, तो हो सकता है कि ओमिक्रॉन के ऊपर पर्टिकुलरली वैक्सीन काम ना करे। मतलब ऐसे रीजंस इन लोगों ने दिए थे। इसके अलावा कुछ बोल रहे हैं कि अगर हम वैक्सीन ले भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, कोविड तो स्टिल इट इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि वी कांट से। सो दीज आर द मेन रीजंस दैट वर सेड बाय द पीपल, ठीक है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि ये रीजंस है, मेन रीजंस है जिसके कारण वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। बट वी नीड टू बी वेरी वेरी अबाउट दीज पीपल एंड वी नीड टू इंसेंटिवाइज देम ताकि जाकर लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेटेड हो। बिकॉज वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन इज मच बेटर देन अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। बिकॉज जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है ही कैन एटलीस्ट रजिस्ट, वो एटलीस्ट रजिस्ट कर सकता है कोविड वेरिएंट को अपने बॉडी के अंदर, और एटलीस्ट वो कैरियर की तरह काम नहीं करेगा, राइट। एक अनवैक्सीनेटेड पीपल है, पर्सन है, अगर उसके अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट आता भी है, अगर उसको इन्फेक्ट नहीं करता है तो ही कैन स्टिल बी वर्किंग एज अ कैरियर, जहां पर वो ओमिक्रॉन वेरिएंट को स्प्रेड करेगा आसपास के लोगों में। सो वी नीड टू बी वेरी अबाउट दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है दैट वी कैन नॉट वेट फॉर एवर ऑन विजय माल्या केस, ठीक है। विजय माल्या का केस जो है काफी दिनों से चलता जा रहा है लगातार, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। देखिए 2017 के एक कंटेम्प्ट केस में, यानी सुप्रीम कोर्ट का उसने कंटेम्प्ट किया था विजय माल्या ने, उसके बाद अभी तक वो आया नहीं है इस पर्टिकुलर चीज में अपनी सफाई देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है दैट वी कांट वेट फॉर एवर, और 18 जनवरी को उन्होंने फाइनल डेट डिसाइड किया कि 18 जनवरी दैट विल बी द फाइनल डेट जिस दिन उनका हियरिंग किया जाएगा, ठीक है। देखिए इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक ये भी ऑप्शन दिया है कि माल्या के पास एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो खुद भी आ सकता है कोर्ट के अंदर, ठीक है, कोर्ट आ सकता है, या फिर अपने काउंसिल के थ्रू वो अपने आप को रिप्रेजेंट करा सकता है। मतलब या तो अगर वो खुद नहीं आएगा तो उसका काउंसिल, जो भी उसका लीगल काउंसिल, जो भी उसके लॉयर्स वगैरह हैं, ही विल हैव टू कम बैक टू इंडिया, और वहां पर उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर आंसर्स करने होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है दैट the hearing of the sentence can't take place irrespective of whether he will be extradited back to India by then. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि देखिए अब अगर वो पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि जो विजय माल्या है, वो इंडिया आए या ना आए, बिकॉज आपको पता है जैसे यूके के अंदर वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी चल रही है अभी इंडिया की, ठीक है। तो ऑल्दो फाइनल तो हो गई है बट अभी तक वो आया नहीं है, और इसी कारण काफी डिलेज वगैरह हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो पर्सन इंडिया में आए या ना आए, हम 18 जनवरी को उसका फाइनल जजमेंट प्रोवाइड करेंगे। देखिए इसके अलावा एक्स्ट्राडिशन जो प्रोसीडिंग्स चल रही है माल्या के अगेंस्ट, वो ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है, और उसने अपनी सारी की सारी जो उसके पास अपील वगैरह थे यूके के अंदर, वो सारे के सारे उससे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इसके बावजूद गवर्नमेंट का ये कहना है कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें चल रही हैं, कुछ सीक्रेट रीजन है जिसके कारण उसको अभी रिसेंटली लाया नहीं जा रहा है, जिसके डिटेल्स अभी डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते, ठीक है। इसी कारण लाया नहीं किया है। इसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नवंबर लास्ट ईयर, नवंबर 2020 के अंदर भी यही बोला गया था कि कुछ सीक्रेट प्रोसीडिंग चल रही है, उसी कारण वो उसको इनएबिलिटी शो कर रहे थे कि माल्या को अभी तक ला नहीं पाए हैं। लेकिन पॉइंट इज कि उसके ना लाने के कारण लगातार एडजर्न्स होते जा रहे हैं, मतलब लगातार जो कोर्ट का टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, बिकॉज उसकी हियरिंग करनी होती है, और ही इज नॉट कमिंग इन द कोर्ट। उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है। और ये केस लगातार बहुत ही लंबा खिंचता चला जा रहा है। इसके अलावा द फ्यूजिटिव यानी कि विजय माल्या, ही हैज बीन इन यूके सिंस मार्च 2016। मार्च 2016 में वो इंडिया से भाग गया था और जाकर यूके में बैठ गया था, और देखिए एक्स्ट्रेडिशन वारंट के ऊपर उसने बेल ले रखा है, उसी कारण वो बाहर घूम पा रहा है। और ये जो बेल उसको इशू किया था वो स्कॉटलैंड यार्ड का जो कोर्ट थे उसने 2017 में उसको बेल इशू किया था, ठीक है। So, आप देख सकते हैं 2016 में वो इंडिया से भागा था और 2017 से वो बेल पे बाहर वहां पे घूम रहा है, बट अभी तक वो इंडिया वापस नहीं आ पाया है। नाउ इसके अलावा देखिए 10 मई 2017 में एक्चुअली ये गिल्टी ऑफ ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। विजय माल्या जो था वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के गिल्टी पाया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला था कि यू शुड डिक्लेयर ऑल योर कि तुम्हारे पास कितने इनकम वगैरह है। जब उसने अपनी कंपनी का ये बताया था कि उसकी कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तब उसने बोला था कि आपको अपने सारे के सारे जितने भी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं और जितना भी आपका नेटवर्थ है वो सबको डिस्क्लोज करना होगा। बट ही उसने क्या किया, अपना नेटवर्थ डिस्क्लोज करने के बदले अपना $40 मिलियन, यानी कि इतना पैसा जो है अपने बच्चों के नाम पर उसने सेंड कर दिया, और तब उसने बाकी पैसे शो किए, जिसके कारण क्या हुआ, $40 मिलियन इसी के पास रह गए, ठीक है। मतलब ये पैसे उसने शो नहीं किए। जब पता चला तो इसका मतलब क्या है, जब पता चला सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि
दिस वॉज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इसने सारे के सारे अपने इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया, इसलिए इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 2017 से लगातार बुलाया जा रहा है, बट तब से वो इंडिया में नहीं आ रहा है। नाउ ये जो $40 मिलियन था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ $75 मिलियन सेटलमेंट जो कि इसकी कंपनी ने डियागो ग्रुप के साथ किया था जब उसने वहां से रिजाइन कर दिया था एज चेयरमैन 2016 के अंदर। ठीक है, सो दिस इज अ कंपनी जहां से विजय माल्या ने रिजाइन किया था, उसके बदले में उसको $40 मिलियन मिले थे। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको सारे के सारे अपने इनकम को शो करना है, तो उसने उसके अंदर उसने बाकी सारे तो शो कर दिया, बट ये $40 मिलियन शो नहीं किए, जिसके कारण उसको उसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन की उसके ऊपर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ट्रीटी लगी, और उसके कारण उसको बुलाया जा रहा है, बट ही हैज नॉट बीन एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ सिंस देन। नाउ उसके अलावा माल्या को 9,000 करोड़ का जो ड्यूज है उसका बैंक्स का, इंडियन बैंक्स के अंदर, उसके लिए भी उसको लगातार समन किया जा रहा है, बट ही हैज अभी तक वो आया नहीं है। ही वाज शेड्यूल्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट अगस्त 31 2020 को उसको आना था, बट स्टिल ही हैज नॉट बीन एबल टू कम, अभी तक वो आया नहीं है। ठीक है, सो दिस इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला है कि 18 जनवरी दैट विल बी द फाइनल डेट, जिस दिन या तो विजय माल्या खुद आएगा, ठीक है, या फिर उसका कोई काउंसिल आएगा, यानी कि उसका लॉयर्स आएंगे, और दोनों में से किसी को आंसर करना होगा, जो भी होगी फाइनल डिसीजन इस दिन लिया जाएगा। So we'll wait for that and let's see कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। Okay, now let's move on to the next topic and we have to talk about judges bill. Now this is the amendment bill as we had discussed। ठीक है, देखिए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल है इसका फुल नेम। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द लॉ मिनिस्टर। ठीक है, इसका एम क्या है, देखिए ये प्रपोज करता है कि जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस किया जाए इन सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। ठीक है, इसके एग्जैक्ट प्रोविजंस अभी तक पता नहीं चले हैं, बट जितना अभी तक न्यूज में आया है, इसके हिसाब से ये है कि इट सीक्स टू ब्रिंग क्लैरिटी ऑन, जब मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जब भी वो रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद एक पर्टिकुलर एज लिमिट के बाद उनको एडिशनल पैसे मिलेंगे, एडिशनल पेंशन और एडिशनल सैलरी वगैरह कुछ मिला करेगी। ठीक है, फैमिली पेंशन उनको एडिशनल मिलेगा। 2009 में भी एक ऐसा बिल आ रखा था जिसके बारे में जिसने इसके बारे में बात की थी। इट प्रोवाइडेड दैट एवरी रिटायर्ड जज और आफ्टर हिज डेथ, कोई पर्सन अगर रिटायर हो जाए या फिर उनकी डेथ हो जाए, तो उसकी फैमिली को जो है दे विल बी एंटाइटल टू एन एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन। ठीक है, उनको फैमिली पेंशन मिलेगा, दैट विल बी एडिशनल। यानी कि देखिए अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जज जो है वो 80 ईयर्स के हो जाए, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, मतलब जो भी उनको अभी तक पेंशन मिल रही थी उसमें कुछ अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन ही विल टर्न टू 85 अगेन, उनकी फैमिली को जो पैसे मिलने वाले होंगे वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। 90 ईयर्स पे और इंक्रीज हो जाएगा, 95 पे और इंक्रीज हो जाएगा, 100 ईयर्स पे और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यही चीजें इस पर्टिकुलर बिल के अंदर एम्फोसाइज की गई है। इसके अभी लेकिन अभी तक ये बिल जो सिर्फ प्रपोज किया गया है, अभी तक ये पास नहीं हुआ है। लेट्स सी कल या परसों तक इसका जो फाइनल न्यूज होगा, विल डिस्कस अबाउट दैट, ऑल द प्रोविजंस विल डिस्कस इन डिटेल्स। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द डिस्कशन। आज के जो डिस्कशन है उसको हम रिवीजन के फॉर्म में रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में रिवीजन कर लेते हैं। आपको इसके आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दैट सस्पेंडेड राज्यसभा मेंबर्स कैन बी रिकॉल्ड बाय अ मोशन इनिशिएटेड बाय द चेयरमैन। ठीक है, सेकंड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 256। थर्ड क्वेश्चन इज इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस्ड अ पॉजिटिव ग्रोथ आफ्टर 3 consecutive नेगेटिव ग्रोथ क्वार्टर्स। Fourth is RT-PCR is a better tool to find out that any virus than RAT test. ठीक है, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उससे बेटर RT-PCR है। फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट वैक्सीन हेजिटेंसी ड्यू टू ओमिक्रॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट टू ब्रिंग विजय माल्या बैक बिफोर 18 जनवरी एंड मेक हिम अपीयर इन द कोर्ट। And the final question is Judges Bill 2021. It aims to provide additional pension to family of a judge after he attains a particular age. ये कुछ क्वेश्चन है। नाउ इसके अलावा 19th ऑफ नवंबर के 29th ऑफ नवंबर के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो इंसाकॉग फैसिलिटी है, इट मॉनिटर्स द स्प्रेड ऑफ ऑल डिजीज इन इंडिया। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जैसा हमें पता है कि इट टॉक्स अबाउट ओनली द कोविड, सिर्फ कोविड को ही ये प्रॉपर्ली चेक करता है, ये बाकी सारे डिजीज को चेक नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन इज इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस ही कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑन एयर सुविधा पोर्टल। दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। जैसा हमने कल देखा था कि टोटल 3 से 4 ऐसे कंडीशन है, अगर इनमें से आपकी कोई भी है तो आप एयर सुविधा पोर्टल पर अगर नहीं भी रजिस्टर करोगे तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, जैसे कि इफ समवन इज प्रेग्नेंट। ठीक है, इसके अलावा इफ समवन इज सीरियसली इल, या फिर अगर किसी का पर्टिकुलर किसी के फैमिली में अगर कोई डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा केस होता है, तो वहां पर उसको मैंडेटरी नहीं है, वहां पर उसको एयर सुविधा पोर्टल से एग्जम्पशन मिल सकती है। इसके अलावा इन फ्लाइट वाईफाई वर्क्स ऑन अ नैरो बैंड नॉट ऑन ब्रॉडबैंड ड्यू टू लिमिटेड रिक्वायरमेंट। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जैसा हमने परसों बात की थी कि इट वर्क्स ऑन बोथ नैरो बैंड में भी और ब्रॉडबैंड दोनों के अंदर ये प्रॉपर्ली काम करता है। नेक्स्ट इज जर्मनी वाज वन ऑफ द कंट्रीज इन JCPOA दैट स्ट्रक डील विद ईरान फॉर न्यूक्लियर एनरिचमेंट। दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। जैसा हमें पता है कि देखो एक तो P5 कंट्रीज थी, साथ में जो एक कंट्री थी दैट वाज जर्मनी, और साथ में यूरोपियन यूनियन। ये सारी की सारी कंट्रीज ने साथ में मिलकर ईरान के साथ ये डील साइन किया था 2015 के अंदर। Next is Iran borders Red Sea. This is a wrong statement. Iran does not borders Red Sea. It borders Persian Gulf.
ठीक है. एंड द फाइनल क्वेश्चन वाज दैट एनिमल स्पिरिट्स टॉक अबाउट ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मार्केट इन्वेस्टमेंट. दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट. जेएम कीन्स, ठीक है, जेएम कीन जो जॉन कीन्स जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट एंड जितना भी कंजम्पशन वगैरह जो मार्केट के अंदर किया जाता है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स. वो फैक्ट्स एंड फिगर्स देख कर नहीं किए जाते हैं. इट इज सिंपली बेस्ड ऑन द एनिमल स्पिरिट्स, यानी कि क्या उस पर्टिकुलर पर्सन की सोच है उस चीज के मामले में, वही उस चीज को फाइनल डिसाइड करता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह करेगा. So this was all from the discussion. I hope you liked the video. If you liked it, please do like, share and subscribe the video. Thank you so much for the discussion.